स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान आपके यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 1 2 3 4, ठीक है। लेक्चर नंबर सेकंड थर्ड है। ओके, मैं लेक्चर भी काउंट करना भूल गया। लेक्चर नंबर थर्ड है बच्चे। लेक्चर 4 में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, वो पहले बना दिया था, ठीक है, क्योंकि लेक्चर सेकंड में ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करना था। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का एक लेक्चर बना चुका हूँ, उसमें सारे रिएक्शंस इंक्लूड नहीं थे, तो इसलिए पार्ट 2 बनाना पड़ा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट 2, ठीक है। इसमें एक दो नेमिंग रिएक्शन भी है और बाकी जितने भी रह गए थे रिमेनिंग, उन सबको भी इंक्लूड किया गया है। मतलब कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए, फिर से, है ना। ओके, तो थंबनेल देख लिया होगा आपने। टॉपिक का नाम क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट 2। और किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चे? कंटिन्यू टू ट्राई आउट, क्या है? एक्टिवेट नाउ। सब क्या आ जाता है यार मेरे पास टाइम पे ही। देखो, हम लोग बना के रहे हैं एक्चुअली अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के पीछे कई प्रिपरेशन हम देख चुके हैं। जैसे हमने पीछे अल्कोहल से बनाया था ना, अल्कोहल ROH। अल्कोहल के साथ तरह तरह के रिएजेंट हमने यूज किया था, जैसे कि HCl, ZnCl2, ये यूज किया था, ठीक है। उसके अलावा बच्चे और कितने सारे एग्जांपल्स लिए थे हमने, ठीक है। और यूज किया था हमने SOCl2, ये यूज किया था, ठीक है। और क्या यूज किया था हमने? H3PO3 प्लस में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी यूज करके बना सकते हैं। और किसका यूज करके हम बना सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का भी यूज कर सकते हैं, साथ में रेड फॉस्फोरस लेना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और किससे हम बना सकते हैं RX? बताइए, याद है आपको रिएक्शंस? ठीक है, आप सिंपल HCl भी ले सकते हो, इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है डायरेक्ट। और सभी के केस में यहाँ पर अल्कोहल में जब OH माइनस निकलता है और R निकलता है, तो यहाँ पर क्या बनता है? कार्बोकटायन, है ना। कार्बोकटायन बनता है, और बाकी जितने भी यहाँ पे रिएजेंट हैं वो सभी रिएक्ट करते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में देख लो। जैसे ZnCl2 है, तो इससे क्या बनेगा? HCl ले रखा है तो RCl बनेगा, ये OH हट जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा? RCl बनेगा। और SOCl2 के केस में ऐसे HCl और SO2 बाहर निकलता था, ये दोनों गैस स्टेट में होता था, तो गैस स्टेट सारे के सारे स्केप्ड हो जाते थे और प्योर RX बन जाता था। H3PO4, H3PO4 यूज करते हैं ना, उसमें गलती हो गई थी, H3PO3 लिख दिया था मैंने, एक्चुअली में H3PO4 होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। और जब पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड को इससे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर RI बनेगा बच्चा, ठीक है, RI। रेड फॉस्फोरस KI के साथ ट्रीट करोगे तो RI बनेगा यहाँ पर, और ये सिंपल RCl बन जाएगा। तो ये हमने अल्काइल हैलाइड बना लिया था, सेकंड लेक्चर में हमने बनाया था, ये प्रिपरेशन हमने करी थी इस तरह के रिएजेंट्स का यूज करके। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं। तो एल्केन में क्या क्या रिएजेंट यूज करने वाले हैं, कौन कौन सा प्रोसेस यूज होने वाला है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं, ठीक है, फ्रॉम एल्केन्स। तो ये सब अगर दोबारा नहीं किया तो एक बार क्विक रिवीजन हो गया आपका, इसे दोबारा से नोट कर लो, ठीक है। मैं इसे रफ कर सकता हूँ क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं फिर से, बट अब इस बार यूज कर रहे हैं एल्केन का। तो मेथड देखेंगे, फिर रिएक्शन देखेंगे। मेथड देखिए क्या बोल रहा है कि जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेथड का नाम क्या है? बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। यानी हम क्या करने जा रहे हैं? हेलोजिनेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है हेलोजिनेशन? बताओ, व्हाट यू मीन बाय हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। हेलोजिनेशन,
हेलोजिनेशन के बारे में कुछ खास बात बता दूं मैं आपको, इट इज लाइट रिएक्शन, ये बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन, मतलब अंधेरे में पॉसिबल नहीं है, यानी कि रिएक्शन ऐसा है जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन लाइट इंटेंसिटी, और इसका सिंबल क्या होता है, एच न्यू। लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करने वाला रिएक्शन है ये, ओके। उसके अलावा जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या आपने 11th क्लास में पढ़ा है पहले, क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताइए। जब कोई भी पर्टिकुलर सेम एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल का फ्यूजन होता है, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स का अगर फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। कोई सेम मॉलिक्यूल अगर टूट रहा हो, जैसे ए और ए टूट गया अगर, ठीक है, तो उन पे चार्ज डेवलप ना होकर के क्या डेवलप होता है, फ्री रेडिकल डेवलप होता है। और फिर ये फ्री रेडिकल इतने रिएक्टिव होते हैं कि दूसरे ग्रुप से फटाक से जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्टेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेगा वो फटाफट रिएक्ट करके कंपाउंड बना देगा। इसलिए फ्री रेडिकल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लियर। और लाइट इंटेंसिटी बढ़ते ही ये कुछ जो एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे रिएक्ट कराने के लिए, वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते ही फटाफट हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर जाता है और कंपाउंड बना देता है। रिएक्शन के एग्जांपल देखो, रिएक्शन के एग्जांपल से समझ पाओगे। सपोज दैट कि हमने ले लिया एग्जांपल, यहाँ पर मीथेन लिया, ठीक है, CH4, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं Cl2 से, ठीक है, और प्रेजेंस किसकी रख रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी बोले तो H न्यू। अब हो क्या रहा है, जैसे ही ये लाइट इंटेंसिटी क्लोरीन पे पड़ेगा तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है ये टूट जाएगा, ठीक है, टूट करके इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी डॉट डॉट डेवलप हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब फ्री रेडिकल के साथ इसके साथ क्या होगा, CH4 जो है ये CH3 और ये H ये अलग टूटेगा, तो ये भी बेटा फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा। अब होगा क्या, एक CH3 डॉट एक Cl डॉट से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, यहाँ पर CH3 Cl बना देगा, और ये जो एक H डॉट है और ये Cl डॉट है ये आपस में रिएक्ट करके बना देंगे HCl, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मीथेन का यूज किया, और मीथेन एक एग्जांपल है किसका, हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करके क्लोरीन को ऐड करके लाइट के प्रेजेंस में आपने क्या किया, CH3Cl बना दिया। अब यहाँ पे ऐड किसका हो रहा है, तो ऐड हो रहा है क्लोरीन का, ठीक है, तो इसी के एडिशन को क्या बोलते हो, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। अब ऐसे अगर मान लो फ्लोरीन ऐड हो रहा हो तो फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड हो रहा हो तो ब्रोमिनेशन, यानी कि ओवरऑल एडिशन किसका हो रहा है बच्चे, हेलोजन ग्रुप का, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या बोला इसको, इसको टर्म क्या दिया हमने, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्यों दिया टर्म, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेलोजन का ग्रुप का ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर नुकसान क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ही कंपाउंड जरूरी नहीं कि बनेगा, क्यों, लाइट इंटेंसिटी क्या है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में लाइट इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि 2 है, ये तो गैसेस स्टेट में होता है, इसकी क्वांटिटी तो बहुत सारी हो सकती है, और मीथेन की क्वांटिटी भी बहुत सारी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें मिक्सचर और प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब जरूरी नहीं कि CH3Cl बना हो सकता है फर्दर ये CH3Cl दोबारा से Cl2 से रिएक्ट करके, अब देखो जब 4 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन HCl के साथ बाहर निकल गया, 3 बचा, अब 3 है तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर निकलेगा HCl, अब 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन HCl के साथ बाहर निकल गया, तो 3 हाइड्रोजन में बचा कितना, एक हाइड्रोजन बचा, तो हो सकता है एक कंपाउंड ये भी बन जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या पता ये फर्दर रिएक्ट कर जाए CH2Cl, ठीक है, रिएक्ट अगेन विद H2, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी तो लगातार पड़ ही रहा है, ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, और फिर से HCl बाहर निकल जाएगा। तो नुकसान यही है बच्चे, नुकसान इस कंपाउंड का यही है हेलोजिनेशन का, कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है, यहाँ पर प्योर अल्काइल हैलाइड हम नहीं बना पाते हैं, ये लिमिटेशन है हेलोजिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। और तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या बन चुका है, CHCl3 जिसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म भी इसी मेथड से बनाया जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन से हम लोग इजिली अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेंसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट,
ठीक है। और ये लाइट में ही पॉसिबल है रिएक्शन, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको लाइट रिएक्शन, डार्क में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एनसीईआरटी की लाइनें कि क्या कहता है। एनसीईआरटी कह रहा है तो ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करके हम लोग एल्केन से, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करके हम लोग एल्केन से क्या बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन हम कर सकते हैं। तो एल्केन जो है यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स एंड मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स हमें फॉर्म्ड करके दे सकता है। अब देखो इसने क्या बोला कि जब आप एल्केन को ट्रीट करोगे, क्लोरीनेशन करो चाहे ब्रोमिनेशन करो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा, और हो सकता है कि यहाँ पर मोनो हेलोजन कंपाउंड भी मिल सकता है और पॉली हेलोजन कंपाउंड भी मिल सकता है। तो मोनो हेलोजन और पॉली हेलोजन में क्या डिफरेंस है? मोनो हेलोजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, और पॉली का मतलब कि यहाँ पर कई सारे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है ना। तो यही तो बता रहा था मैं आपको कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। एक क्लोरीन ग्रुप लग रहा है तो मोनो हेलोजन, दो लग रहा है तो डाई हेलोजन, मल्टीपल लग रहे हैं तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि इसके एक स्टेप्स भी है, मेथड भी है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है तो मैं एग्जांपल लेकर आया हूं कि कौन कौन से मेथड से ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है? कह रहा है जब आप क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन जो भी है प्रोडक्ट करके जब कंपाउंड बनाते हो, कह रहा है इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट टू सेपरेट प्योर कंपाउंड। ठीक है, प्योर कंपाउंड का सेपरेट करना मुश्किल होता है, एंड द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। जरूरी नहीं कि सिंगल कंपाउंड बने, सिंगल कंपाउंड बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट और क्या ध्यान रखोगे आप, नोट पॉइंट जो बच्चे होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि नोट पॉइंट को हल्के में मत लिया करो। देखो यहाँ पर जो है ना, जब हम मिथेन यूज कर रहे थे तो यहाँ पर जो आप X2 ले रहे हो ना, एक्स ग्रुप जो ले रहे हो, X2, वो Cl2 ले रहे हो और Br2 ले रहे हो। यहाँ आप F2 और I2 नहीं ले सकते, F2 और I2 नॉट यूज्ड। ठीक है, इसका हम यूज नहीं करते। रीजन क्या है, एफ जो है ना ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, एक्सप्लोजिव विस्फोटक नेचर का होता है। और आई इसलिए नहीं ले रहे हम लोग, रीजन क्या है, जब हम आयोडीन से रिएक्ट करवाएंगे इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो रिएक्ट तो कर जाएगा, कोई इशू नहीं है, CH3I और प्लस में HI बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो HI है ये अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, और बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिएक्शन को रिवर्स करना। तो ये रिएक्शन को वापस से रिवर्स कर देगा। ठीक है, यानी वापस से बैकवर्ड की तरफ ले जाए, लेकिन हम क्या चाहते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए और फटाफट हम क्या करें, कंपाउंड को बनाए। लेकिन कंपाउंड बन तो जाएगा लेकिन फटाफट ये रिएक्ट करके वापस से रिवर्स आ जाएगा। तो अगर हम आयोडीन का यूज कर रहे हैं बाय द वे, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तभी हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे यूज, तब इस रिड्यूसिंग एजेंट को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, उसकी कैपेबिलिटी को जो है प्रिवेंट कर देगा, उसको उसको बैकवर्ड आने से रोकेगा। तो कौन कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब हम I2 का इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन से ऐसे रिएजेंट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये HI अपना रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी ना दिखाए और रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए। तो बच्चा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है, नोट्स में लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सा एग्जांपल है। तो एग्जांपल है HiO3, ठीक है, और HNO3, ये दो एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप आयोडीन यूज कर रहे हो तो। क्लियर? तो ये था आपका हेलोजिनेशन, इसके बेसिस पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, क्या मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ या मुझे खुद से कराना पड़ेगा? ये नोट पॉइंट बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा नोट पॉइंट दो दो बार आ गया था ना, पांचवा यही नोट पॉइंट वही है, छठा स्टेप्स आ गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, देखो एग्जांपल ऑफ हेलोजिनेशन, कुछ हेलोजिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स। अगर आपको इस तरह से कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे Cl2 से ट्रीट किया, हेलोजिनेशन, और प्रोडक्ट बन रहा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन कौन सा स्टेबल होगा, हमें ये देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, CH3,
यहाँ क्या है CH3 CH2 CH2। एक काम करता हूँ ना मैं, ऐसे लिख ही क्यों रहा हूँ, इस तरह से लिखते हैं ना बच्चे, CH3 CH2 CH3। मान लो ये कंपाउंड हमने ले लिया। अब क्या है यहाँ पे हेलोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे हेलोजिनेशन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हेलोजिनेशन कर रहे हैं। अब हेलोजिनेशन में क्या होगा, ये Cl और Cl ब्रेक होगा और एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन पे अटैक करेगा। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl जाके ऐड होगा, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक ग्रुप निकल रहा है दूसरा ग्रुप ऐड हो रहा है। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तो हेलोजन ग्रुप जाके यहीं पर अटैच होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, अगर ऐसा होता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, तुमने इसको छेड़ा नहीं, CH2 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इस CH3 से एक CH2 एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एक यहाँ पर क्या लग जाएगा, जाके Cl लग जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन जो है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन जो है वो यहाँ से हो रहा हो, क्योंकि अगर यहाँ से हुआ तो बात तो बराबर है, ये और ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर यहाँ से होता है तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, CH3 एज इट इज रहने वाला है यहाँ पे, इसको तुमने छेड़ा नहीं। CH2 है तो एक हाइड्रोजन वहां से निकाल रहे हो और एक Cl को लगा रहे हो, एक हाइड्रोजन को लगा रहे हो, है ना, एक हाइड्रोजन हटा रहे हो और एक Cl को लगा रहे हो यहाँ पे। तो जो Cl ग्रुप है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, ये रहा। तो दो तरीके का कंपाउंड बन गए, एक बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। देखना ये है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा डोमिनेंट होगा और कौन सा कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल होगा या मेजर होगा। तो बेटा ये जो कंपाउंड है ये माइनर होगा बच्चे, और ये जो कंपाउंड है ये मेजर होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी को पहचानते कैसे हैं, स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिग्री के बेसिस पे कर लो, या तो एक तो ये मेथड है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 1 डिग्री कार्बोकेटायन, या तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अल्फा हाइड्रोजन के, अल्फा हाइड्रोजन के। अल्फा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी। समझ में आई बात, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन उतना अल्फा हाइड्रोजन और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो देखा जाए इस क्लोरीन को मार्क करो यहाँ पे, ठीक है। जब इस क्लोरीन को मार्क किया तो ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है। उसके बगल में कितने हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको, 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। लेकिन जब इस क्लोरीन को मार्क करोगे तो इसके पीछे इधर देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब जो भी ग्रुप मेन ग्रुप होता है उसको मार्क कर लो, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके बाद जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे ही इस क्लोरीन को मार्क करो तो इसके बगल वाला दो जितने भी इसके लिंकेज में कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे और उसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है स्टेबल कौन सा होगा, बी वाला, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, मेजर बोला। दूसरा तरीका क्या है, क्लोरीन को जब यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के आसपास कितने कार्बन की लिंकिंग है, एक ही कार्बन की लिंकिंग है। तो एक कार्बन की लिंकिंग को क्या बोलते हो, एक कार्बन की लिंकिंग को क्या बोलते हो, 1 डिग्री बोलते हो, ठीक है। वहीं इसको देखो अगर यहाँ से अटैच्ड है तो इसके आसपास कितने कार्बन की लिंकिंग है, 2 कार्बन की लिंकिंग है, और 2 कार्बन की लिंकिंग है तो क्या बोलोगे, 2 डिग्री कार्बन, है ना। और 2 डिग्री जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। तो इस रीजन से भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो मिक्सचर और प्रोडक्ट में तुम्हें स्टेबिलिटी भी डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हम्म अब ये कुछ स्टेप है कि हेलोजिनेशन जब होता है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है, किस किस स्टेप से प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहले जब Cl बॉन्ड टूटता है ना, जैसे ही लाइट पड़ेगा Cl2 पे Br2 पे यानी कोई भी X2 पे, तो बॉन्ड टूट करके फ्री रेडिकल बनाता है। इस प्रोसेस को स्टेप नंबर 1 को क्या बोलते हैं, ये स्टेप नंबर 1 है। इस स्टेप नंबर 1 को बोला जाता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चे, जब फ्री रेडिकल बन जाएगा तो वो फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करते ही HCl बनाएगा और HCl के साथ साथ जो H टूट के निकला है हाइड्रोकार्बन से, अब ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। फर्दर ये फ्री रेडिकल जो बन गया है इसके पास बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उससे रिएक्ट करेगा तो ये अगला कंपाउंड बनाएगा। इस प्रोसेस को प्रोपोगेशन कहते हैं। और जब
दोनों ग्रुप मिलकर के, दोनों फ्री रेडिकल आपस में जब जुड़ जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब कि हो सकता है आपस में ही हाइड्रोकार्बन मिलकर के जो है न्यू कंपाउंड बना ले। हो सकता है क्लोरीन और क्लोरीन डॉट ही मिलकर के, फ्री रेडिकल मिलकर के ही नया कंपाउंड बना ले। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? टर्मिनेशन कहा जाता है। रिएक्शन टर्मिनेट हो गया, सेल्फ रिएक्शन हो गया, ठीक है। सेल्फ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास अल्काइल हाइड्राइड बनेगा, फर्दर हाइड्रोकार्बन्स बन रहा है और वो फर्दर रिएक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस से जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा मॉलिक्यूल उतना टूटेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो तुम्हें ध्यान रखना है बस। जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा बच्चे, इसलिए मैं स्टेप ले आता हूँ। हालांकि ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन एग्जाम में जरूर आता है, तो कह सकते हैं कि यूजफुल है। हो सकता है स्टेप ही पूछ ले कि हेलोजिनेशन में कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपने तो कराया ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा, है ना। मैं करवाऊंगा, हर चीज करवाऊंगा आपको, आप करने वाले तो बनो। तो ये क्या है? मोनो हेलोजन कंपाउंड है। अब इस टॉपिक को समझो। मोनो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच हो सकता हो, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। द हाइड्रोकार्बन ऑन विच ओनली वन हेलोजन ग्रुप आर अटैच्ड। वो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन ही पॉसिबल है? एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं बात करूं CH3, अगर मैं बात करूं CH4 की, CH4 से अगर Cl2 रिएक्ट करता है तो CH3Cl बनाएगा, ठीक है। अब CH3Cl बनाए, CH2Cl2 बनाए या CHCl3 बनाए, एट द एंड हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से एक एक हाइड्रोजन ही जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाउंड में कई सारे हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। एक बार में एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हेलोजन ग्रुप ही जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे को हम बोल सकते हैं मोनो हेलोजिनेशन कंपाउंड। ऐसे इसका देखो CH3 इसमें आपको लग रहा होगा कि अभी तो हमने बहुत सारे पॉली हेलोजन कंपाउंड भी बनाया था, तो आप मोनो हेलोजन का कैसे एग्जांपल दे रहे हो? समझाता हूँ कि ऐसा क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें तुम कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन ये क्लियर कर देगा, और फर्दर अभी एग्जांपल लेने वाला वो भी क्लियर कर देगा। देखो एक बात बताओ मुझे, मेरे पास एक हाइड्रोजन निकालने का कंडीशन यहाँ से है और एक हाइड्रोजन निकालने का कंडीशन यहाँ से। अब चाहे मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं या यहाँ से निकालूं, दोनों एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। 1 क्लोरोइथेन इधर से ही बनेगा और 1 क्लोरो इधर से ही बनेगा। इसके अलावा कोई और हेलोजन हम अटैच नहीं कर सकते एक बार में, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको मोनो हेलोजन कंपाउंड। समझे? वो मिक्सचर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बात अलग है, मतलब एक बार में एक हाइड्रोकार्बन में कितना हेलोजन जाके अटैच हो रहा है, बात इसकी हम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार में। तो CH3 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ CH3CH2Cl बना सकता है एक बार में, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मोनो हेलोजन कंपाउंड। और कितने एग्जांपल्स है मोनो हेलोजन का? देखो एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, नियोपेंटाइल, ठीक है, या नियोपेंटेन बोल लो, पेंटेन। नियोपेंटेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन अटैच हो सकता है, तो वो भी एग्जांपल हो जाएगा इसका मोनो हेलोजन कंपाउंड का। एग्जांपल देखो CH3 C CH3 C CH3 CH3। अब ये बताओ मुझे, यहां पर अगर आप रिएक्ट करवाते हो Cl2 को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो भाई खुद सोचो, कहीं से भी हेलोजन निकालो, चाहे यहां से हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन लगाओ, चाहे यहां से हाइड्रोजन लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन को लगा सकते हो एक बार में। तो नियोपेंटाइल भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है इसके पास एक ही हेलोजन ग्रुप लग सकता है। सपोज दैट कि यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है, तो बाकी ग्रुप ऐसे ही रहेंगे। CH3 ऐसे ही रहेगा, ये भी CH3 ऐसे ही रहेगा, ये भी CH3 ऐसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा CH2Cl। नेमिंग अगर करते हैं इसकी तो क्या होगा? 1 2 3, ठीक है, 2,2 या 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और किसी भी जगह पर तुम हेलोजन ग्रुप लगाओ सेम कंपाउंड बनेगा। और सेम कंपाउंड बन रहा है कि डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है, ये तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग करके देख लिया करो,
कि कंपाउंड डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है? सबसे अच्छा तरीका है, मान लो किसी ग्रुप का बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि ये बताओ मुझे 1 2 3 4 5 पेंटेन का कितने हेलोजिनेशन हो सकता है? एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। अब इस पेंटेन का तुमने बना लिया आइसोमर, ठीक है, तो इसके अलग बन जाएंगे, इसके बना लिया अलग आइसोमर तो इसके अलग बन जाएंगे, है ना? तो एक मैं होमवर्क ही देता हूँ कि पर्टिकुलर पेंटेन के कितने आइसोमर हैं और उसके साथ कितने मोनो हेलोजन आप ग्रुप लगा सकते हो, मतलब मोनो हेलोजनेशन कितने बार कर सकते हो, कितने स्ट्रक्चर मोनो हेलोजन के फॉर्म में बन सकते हैं। ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो। और क्या एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल और मैं कराता हूँ साइक्लिक के फॉर्म में। अब ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप ले लिया मैंने, ठीक है, और Cl2 से अटैच करा दिया, लाइट की प्रेजेंस करा दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, दो दो हाइड्रोजन हर जगह पर है, दो हाइड्रोजन यहाँ 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 है। अब किसी भी एक जगह से एक हाइड्रोजन लगाओ, एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक Cl जाके लग जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ मोनो हेलोजिनेशन कंपाउंड, ठीक है, समझ आ रहा है? तो भाई हेलोजिनेशन एक छोटी मोटी टॉपिक नहीं, छोटा मोटा टॉपिक नहीं था, हेलोजिनेशन में भी देखो कितनी चीजें तुम्हें सीखने को मिल रहा है। चलिए और क्या है आगे देखते हैं। तो मोनो हेलोजन कंपाउंड के कई सारे एग्जांपल्स बता दिए आपको, ये मैं एग्जांपल लेकर के भी आया हूँ आपके लिए, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मीथेन आर द एग्जांपल ऑफ मोनोहेलोजन, इथेन भी मोनोहेलोजन का एग्जांपल, नियोपेंटाइल मोनोहेलोजन का एग्जांपल है, और साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड, जो कि मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा तो मैं जूम कर देता हूँ, ओह जूम नहीं होगा, सिलेक्टेड है, हो सकता है वैसे तो, हाँ ठीक है, ये देखो, समझ में आई बात? ठीक है, समझ आ गया? तो मोनो हेलोजन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से अब तक तो, क्लियर है? देखें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, फ्रॉम एल्किन्स, एल्किन्स, फ्रॉम एल्किन्स। अब एल्किन से हम कैसे बना सकते हैं हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं फ्रॉम एल्किन्स। क्या बनाने जा रहे हैं, फिर से आर एक्स बनाने जा रहे हैं। मेथड कौन सा है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो पहले समझो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है, अभी वहां मत पढ़ो यार, वो इसलिए लेके आता हूं ताकि तुम नोट्स बना सको, इसकी नीड भी नहीं है मुझे, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए तुम्हारे लाता हूं ताकि आप उसको देख के एटलीस्ट लिख लो स्टेटमेंट्स को। कई बार होता है कि स्टेटमेंट लिखवाने में मेरे को टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए बना के लेके आया हूं, लिख के लेके आया हूं, है ना, वरना सस्पेंस खत्म हो जाता है बच्चों का कि क्या बोलने वाला हूं मैं आगे, क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आगे। वो पहले उसको पढ़ लोगे तो समझ में क्या आएगा। समझो पहले, मार्कोनिकॉफ्स रूल बोल रहा है कि एल्केन से तुम बना सकते हो अल्काइल हैलाइड, रूल किसका इस्तेमाल करो, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल होता क्या एक्चुअली, ये समझो पहले, ठीक है, पढ़ रखा होगा पहले से तुमने, क्योंकि 11th क्लास का भी टॉपिक है मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर आप एल्कीन ले रहे हो, ठीक है, एल्कीन दो तरीके का लेते हो, एक सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, ठीक है। तो एल्कीन अगर लेते हो आप, तो मैं एक बार अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, क्योंकि सिमेट्रिकल में समझ ही नहीं पाओगे, सिमेट्रिकल में तो कहीं भी ग्रुप लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन लिया। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, तरह तरह के ग्रुप को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। हो सकता है HCl ले ले, हो सकता है HBr ले ले, हो सकता है HOH ले ले, हो सकता है हम HCl ले ले। सिर्फ यहाँ पर HCl नहीं ले रहा मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको मत पढ़ो, मार्कोनिकॉफ्स रूल को समझो पहले कि है क्या। कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ले लो जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ठीक है, HCl ले लो, HCl ले लो, HOH ले लो, HBr ले लो, कोई भी ग्रुप जिसमें एक पॉजिटिव ग्रुप हो और एक नेगेटिव ग्रुप हो। तो इधर वाले जितने भी लिखे हैं ना सारे नेगेटिव होंगे और इधर वाले सारे पॉजिटिव होंगे। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि अगर किसी एल्कीन के साथ इन सभी ग्रुप को ऐड करते हो तो हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच होगा एल्कीन के बॉन्ड के साथ जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। आई रिपीट, हाइड्रोजन वहां जाके अटैच होगा जिस एल्कीन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन रिच प्रेजेंट होगा कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। और बाकी जो नेगेटिव ग्रुप है वो वहां जाके अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, ये कहता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। यानी कि हाइड्रोजन इज अटैच ऑन दैट कार्बन वेयर, ठीक है, या ऑन विच ऑलरेडी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो ये एल्कीन है। इस एल्कीन के साथ देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है,
और यहाँ पर बच्चे 2 हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहीं पर उस हाइड्रोजन ग्रुप को लगाओ। तो यहाँ जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप है किसी से भी जब रिएक्ट करवा रहे हो, चाहे इससे रिएक्ट करवाओ या इससे रिएक्ट करवाओ या इससे रिएक्ट करवाओ या इससे रिएक्ट करवाओ, जिसको भी ले रहे हो रिएजेंट के तौर पे, रिएजेंट के फॉर्म में, उसका H+ कहाँ जाके अटैच होगा, जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसा कहता है मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर यहां जाएगा तो नेगेटिव ग्रुप कहां जाएगा, उसके अपोजिट वाले कार्बन पे, जहां पर हाइड्रोजन कम प्रेजेंट होगा। एक और फंडा आपको समझाता हूं, जब यहां से HCl से रिएक्ट करवा रहे हो तो ये H+ में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। अब तुम्हें ही पता है प्लस वाला ग्रुप माइनस पे जाता है और माइनस वाला ग्रुप प्लस पे जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपने एल्कीन ग्रुप ले रखा है ये CH है और डबल बॉन्ड और CH2 है और यहाँ पर क्या है CH3। तो ये बताओ मुझे हाइड्रोजन कहाँ भेज रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चार्ज कैसा क्रिएट करना पड़ेगा, नेगेटिव। और कोई भी बॉन्ड टूटता है ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो अभी भी तुम्हें पता लग गया कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे तभी तो H+ यहाँ पे जाएगा। तो हमें जो बॉन्ड तोड़ना है किस फॉर्मेट में तोड़ना है, एक नई चीज सीखो, हमें बॉन्ड तोड़ना है इस फॉर्मेट में। तो कई बार रिएक्शन में देखा होगा ऐसे लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेल है ना, टेल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एरो का मतलब, तीर का जो निशान है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और जो डोनेट कर रहा है उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बच्चे H+ लग गया CH2 के पास और Cl लग गया यहाँ पे, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH और CH3 CH2 था ना, एक हाइड्रोजन जाके लग गया तो CH3 हो गया और जो Cl है कहाँ है, ये रहा, ये Cl जाके लग गया दूसरे नंबर पे, ये जो Cl ग्रुप है ये लग गया जाके दूसरे नंबर पे, ये बन गया प्रोडक्ट। और दूसरी बात बताऊं आपको इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉप्स रूल जो है वो स्टेबल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम और जिक्र कर रहा हूँ, सेटजेफ नाम का जो साइंटिस्ट है वो भी स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो उसी को रिलेट करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कोई भी पर्टिकुलर मेन ग्रुप जिस कंपाउंड से लगा हो उसके आसपास के कार्बन अल्फा कार्बन होंगे, वहां जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये GOC का टॉपिक है जो 11th में पढ़ के आना चाहिए था आपको। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप सुन लो ध्यान से। तो जहां पर मेन ग्रुप को हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो कार्बन को छोड़ के आसपास के जितने कार्बन प्रेजेंट है लिंकेज के फॉर्म में वो सब अल्फा कार्बन है। और वहां जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, उतना ही ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा और उतनी ज्यादा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो हेलोजन यहाँ से अगर अटैच्ड है तो इसके आसपास देखो एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि 2 डिग्री है, एक और एक 2 लिंकेज के फॉर्म में, तो स्टेबल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल है बिल्कुल। अगर मान लो यही Cl यहाँ लगता, ये हाइड्रोजन यहाँ लगता तो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, वो 1 डिग्री बनता। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने लिख रखा होगा कि जो मार्कोनिकॉप्स रूल है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, लिखा तो जरूर होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं अभी, है ना। तो इस तरीके से बनता है प्रोडक्ट। तो कभी भी मार्कोनिकॉप्स रूल लगा रहे हो तो हाइड्रोजन को वहां भेजोगे, उस कार्बन के लिंक के साथ भेजोगे जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एल्कीन के साथ, क्लियर है। अब पढ़ लो स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जरूरी नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड, कोई भी ग्रुप जाके ऐड हो सकता है, कोई भी ग्रुप। ठीक है, एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड, तो एल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दोगे। एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी है आपके पास, आराम से पढ़ लेना, समझने पे ध्यान दिया करो। बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, हाइड्रोजन क्लोराइड से करवा रहे हो, कोई भी ग्रुप रिएक्ट करवा सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी करवा सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से भी करवा सकते हो। ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। प्रोपीन जो बनाएगा वो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोपीन यील्ड 2 प्रोडक्ट, हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेंट एज पर मार्कोनिकॉप्स रूल, उनमें से एक ही जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा, यानी स्टेबल होगा एज पर मार्कोनिकॉप्स रूल। क्लियर है, यानी कि इसी का एग्जांपल अगर लेता हूं मैं फिर से, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कह रहा है अगर ये कंपाउंड लेते हो CH डबल बॉन्ड CH2 HCl आपने ले लिया, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ लग जाए, एक बार हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ लग जाए, तो प्रोडक्ट 2 बनेंगे, 2 में से एक ही मेजर होगा। और मार्कोनिकॉप्स रूल वही मेजर होता है मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जो स्टेबल होता है। तो यहाँ अगर Cl लगता है जाके तो वो बनेगा, और अगर यहाँ Cl लगता है तो
CH3 CH2 CH2 सील ये बनेगा। ये देखा जाए 1 डिग्री है, ये देखो 2 डिग्री है, तो ये मार्कोनी-गॉस रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए, वेरी गुड, समझदार हो तुम लोग। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हेलोजन। हम हेलोजन ग्रुप को भी ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, जो एल्कीन है ना, इस एल्कीन के साथ हम लोग क्या करते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। CCl4 रिएक्शन ले रखा होगा एग्जांपल में, CCl4 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। CCl4 वेट, देखो ये रहा, ठीक है। CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है इसकी। CCl4 है, तो CCl4 जो है ना कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान से देखना। लेबोरेटरी मेथड है, इसमें भी आप एल्कीन ले रहे हैं हम लोग, और एल्कीन के साथ अगर मान लो Br2 लिया, ठीक है, और यहाँ पर Cl2 हम नहीं ले रहे, रीजन ये है कि यहाँ पर CCl4 की प्रेजेंस ऑलरेडी हमने रख रखा है, तो Br2 को हमने यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो होगा क्या बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अगर CCl4 कहीं दिखता है आपको, ठीक है, और Br2 दिखता है आपको, तो कुछ नहीं करना है, ये सिंगल बॉन्ड तोड़ना है और दोनों ब्रोमीन को दोनों जगह पे अटैच कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रोमीन टूटेगा तो एक प्लस में टूटेगा और एक माइनस में टूटेगा। और ये जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, और सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब तुम कहीं पर भी कोई भी ग्रुप लगा दो, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम है। तो यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन चार, दो दो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा टूट के, CH2, और जो दो ब्रोमीन लिया था वो ब्रोमीन को अटैच कर दो, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दो, ठीक है, और एक ब्रोमीन यहाँ लगा दो। ऐसा हेलोजन कंपाउंड जिसके 2 एडजेसेंट पे ग्रुप लगा हो हेलोजन ग्रुप, ऐसे कंपाउंड को हम बिस डाई हैलाइड बोलते हैं, बिस डाई हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। बिस डाई हैलाइड एल्केन बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को। तो ये भी पहचान ध्यान रखना, जेम और विस दो क्लासिफिकेशन है हेलोल्किन की। जेम जब बोला जाता है जब एक एडजेसेंट के पास बगल में लगा हो, और विस तब बोला जाता है जब टर्मिनेट पोजीशन पे लगा हो, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट पढ़ लीजिए इसका। स्टेटमेंट है, CCl4 का यूज कर रहे हो एल्कीन के साथ में, ठीक है। रिजल्ट क्या हो रहा है, एक ब्राउन कलर का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन कलर का प्रोडक्ट मिलता है। कह रहा है ब्रोमीन constitute an important method for the detection of double bond in a molecules। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की आइडेंटिफिकेशन करता है कौन, ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो किसी कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड पहचानना हो तब भी हम CCl4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे आप, ओके। NCERT का लाइन है, द एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ बिस डाई ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ हैलाइड मैंने बोला है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, हेलोजन में Cl होता है तो क्लोराइड बोल दोगे, ब्रोमीन ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड बोल दोगे, है ना। तो यहाँ पर ब्रोमीन है तो इसको हम बोलेंगे विस डाई ब्रोमाइड। तो यही NCERT कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो विस डाई ब्रोमाइड बन रहा है, विच आर कलरलेस। तो भाई ये चीजें भी ध्यान रखोगे, इसका कोई कलर नहीं होता तो ये कलर लेस होता है। भाई NCERT से कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा ले कुछ नहीं कह सकते, एक एक चीज को क्लियर करके चलो, ठीक है। एक एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाए, मैचिंग से क्वेश्चन बन जाए, एजर्सन रीजन से क्वेश्चन बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो आपका क्या काम है, आपका क्या फर्ज है, इतनी छोटी सी किताब है यार, ठीक है। और NCERT तुमसे बातें करता है, तुम उससे बात करना जानो तो सही, तुम उससे उससे मतलब कहते हैं ना कि इंटरेस्ट तो दिखाओ उसको भी, तभी तो आपको भी इंटरेस्ट दिखाएगा, दिखाएगी। NCERT की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। किसी और में तो इंटरेस्ट बहुत अच्छे से रख लेता, हमें भी पता है। NCERT की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है NCERT में, बस आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है NCERT बुक जो है ना बहुत बड़ी किताबों से मिल करके कई सारी इन्फॉर्मेशन को कोलैब करके छोटे इन्फॉर्मेशन में डाला गया है, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके के लैंग्वेज और फॉर्मेट में होंगे। बट बात क्या है ना, एक एक वर्ड वो ना बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, तो वो एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन अगर पता हो, रीजन पता हो, तो NCERT कुछ भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ अगर आप ढंग से इन सबको फॉलो करते हो तो आपको NCERT रीड आउट करने की जरूरत कतई नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है।
तो फॉलो करो यार, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, हमारे मेहनत को भी सफल बनाओ, जिसको भी नीड है उन्हें शेयर करो ताकि उस बच्चे तक भी हम पहुंच पाए। तो देखो ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस तरीके से एग्जाम्पल अगर बाय द वे कंपाउंड दे देते हैं, ऐसे करके दे देंगे Br2 CCl4, एग्जाम में आ जाएगा, पूछेंगे ए प्रोडक्ट क्या है बताइए, तो आप चुपचाप बैठ के देखते रहोगे, है ना। नहीं नहीं देखेंगे, बना देंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे और बॉन्ड को तोड़ करके दोनों ब्रोमीन को जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिख गया ना होमवर्क। होमवर्क तो जरूर मिलेगा, हर लेक्चर में मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिले 4 क्वेश्चन मिले, बिना होमवर्क में तो जाने वाला नहीं हूँ आपको देने, बिना होमवर्क दिए तो जाने वाला, मतलब होमवर्क दे के जाऊंगा, बिना होमवर्क दिए नहीं जाने वाला हूँ। इससे आपसे हमारी कनेक्टिविटी तो बनी रहती है, पर कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पर कोई बात नहीं, हमारा जो फर्ज है हम तो निभाएंगे ही। चलिए, अब ये तुम्हारी जिंदगी में इस चैप्टर का पहला नेमिंग रिएक्शन आ गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन से भी हम लोग क्या बनाते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन से भी अल्काइल हैलाइड ही बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन है और इस रिएक्शन को कहा जाता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ पे हमने हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्यों कहा सर, देखिए सर क्यों कहा आपने हैलोजन एक्सचेंज मेथड, तो स्टेटमेंट तो आप वहां से पढ़ लेंगे सर। आप यहाँ पर क्या देखिए, रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन से ही डर लगता है आपको। तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर आर ग्रुप ले लो, एक्स ग्रुप, एक्स यहाँ पर आप Cl ले सकते हो और Br ले सकते हो, ठीक है। और इस Rx को कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ NaI से ट्रीट करते हो, यानी कि सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करते हो, ओनली 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 सोडियम आयोडाइड। कहीं पर भी NaI का रिएक्शन Rx के साथ दिख गया, सीधा समझ जाना कि ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो समझो क्या होता है, सोडियम आयोडाइड लिया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताता हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर जो एक सॉल्वेंट यूज होता है उसका नाम है ड्राई एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला पता होगा तुमको, ये होता है, तो ये लिख दे एग्जामिनर, ठीक है, या ड्राई एसीटोन लिख दे, ध्यान रखना एक्वस नहीं होता, ड्राई एसीटोन होता है। तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में आरएक्स को रिएक्ट करवाते सोडियम आयोडाइड से। अब होता क्या है भाई, आपस में इनकी हो जाती है बदला बदली, ठीक है। कहता है भाई एक्स कहता है मुझे सोडियम दे दो और आर कहता है मुझे आयोडीन दे दो, ठीक है। आर कहता है मुझे आयोडीन दे दो और एक्स कहता है मुझे सोडियम दे दो, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, आर आई बनाना है। तो यहाँ पर हेलोजन क्या हो जाता है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो आर आई बन जाता है, और जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो आर एक्स बनता है। डिपेंड करता है एक्स क्या लेने, Cl या Br। अगर Cl लेंगे बच्चे तो यहाँ पे NaCl बनेगा, अगर Br लेंगे तो NaBr बनेगा। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, और वो क्या कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है RaRi, है ना, यानी कि अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी synthesized by Finkelstein reaction by the reaction of sodium iodide in the presence of dry acetone। तो अगर आप डेफिनेशन लिख के आना चाह रहे हो एग्जाम में तो क्या लिखोगे, when alkyl halide treated with sodium iodide in the presence of dry acetone to form alkyl iodide and precipitate के फॉर्म में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो NaCl और NaBr बन जाता है। इस रिएक्शन को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। इतना आपको एक्सप्लेन करके आना एग्जाम में, ठीक है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर देखो क्या है, इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू चैटलियर प्रिंसिपल। भाई साहब यहीं से अगर छोटा सा क्वेश्चन बना दिया जाए ना एग्जामिनर में, ठीक है, ABCD, फिंकलस्टीन रिएक्शन फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, नॉट नॉन ऑफ द अबव, क्या बताओगे, एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तभी तो बताओगे, ठीक है। तो ली चैटल प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स का है। ली चैटल कहता है कि भाई कोई भी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है, रिएक्टेंट से फॉरवर्ड की तरफ भागेगा, फॉरवर्ड के से मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भागेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भागेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। किसी भी तरह से कंसंट्रेशन या अमाउंट कोई चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन चाहेगा कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ऐसा स्टेटमेंट देता है ली चैटल प्रिंसिपल। तो ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन जब ड्राई एसीटोन से सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन का यूज करके आरएक्स को ट्रीट करोगे तो ये ऑलवेज किधर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड, यानी कि प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ही बनाएगा। आई बात समझ में। दूसरी बात क्या है कि या NaCl और NaBr जो बन रहा है ना वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, और किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए तो रिएक्शन कभी भी वापस नहीं आ सकता। आयोनिक रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन हो गया, कंबसन रिएक्शन हो गया, कभी रिवर्स नहीं हो सकता। इसलिए दिस रिएक्शन ऑलवेज गोज टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन।
क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी बातें भूल गया, ठीक है। तो फिंकल स्टेन रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कई सारी बातें मैं भूल गया। एग्जामिनर का मूड बदला तो हो सकता है रिएक्शन का फॉर्मेट जो है स्टेटमेंट चेंज करके पूछ ले। फिंकल स्टेन रिएक्शन किस तरह के स्टेटमेंट को फेवर करता है? रिएक्शन ऑलवेज गोज टुवर्ड राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है ऐसे करके ही बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो चीजों को, है ना। अब पढ़ लो इसको। अल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। किसके साथ? विद NaI, किसकी प्रेजेंस से? सोडियम सॉरी ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस से। और इसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो? फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हो। और ये एग्जाम में आपको लिख के आना है। मजा आ रहा है, समझ आ रही है? ऑर्गेनिक NCERT देख लो, कुछ भी नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ के चलते हो तो। चलिए, ये NCERT का एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन लिख रखा है, और वो रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया है ना। चलो एक एग्जाम्पल और अच्छा से ले लेता हूँ। चलो सपोज दैट कि अगर बेटा ऐसे दे दूं मैं एग्जाम्पल, ये लो, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। क्या करना है? प्रोडक्ट ही तो पहचानना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ए पूछा है आपसे, ठीक है, घबराने वाली बात तो है ही नहीं। प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करो और आंसर करो। NaI CH3 C++O CH3 और यहाँ लिख दिया ड्राई ए। आसान है, क्या करोगे? क्या ये C RX है, किससे ट्रीट कर रहे हो? सोडियम आयोडाइड से। Cl हटाओगे, आयोडीन को भेजोगे, ठीक है। प्रोडक्ट तो कैसा ही बना दे डराने के लिए तुमको। तो यहाँ पे लग जाएगा आयोडीन और बाहर निकल जाएगा NaCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, PPT के फॉर्म में। ये रिएक्शन कभी वापस पीछे नहीं जाएगा। नेवर गो टुवर्ड्स बैकवर्ड, ऑलवेज गो टुवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है। सिंपल है। Br हटाओगे, आयोडीन लगाओगे, क्या हो रहा है? हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। क्या बन जाएगा? आयोडीन। बाहर क्या निकल जाएगा? NaBr इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। लेक्चर खत्म होने के करीब हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। पीछे जब हम बना रहे थे प्रोडक्ट, कई सारे रिएक्शन में हमने RCl बना लिया, बहुत सारे मेथड थे। RBr बना लिया, बहुत सारे मेथड थे। R आयोडीन बना लिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है। कौन सा है? फिंकल स्टीन, फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो भाई इसके साथ क्या भेदभाव? RF भी तो बनाना है, ठीक है। द ओनली वन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन विच फॉर्म्ड RF ग्रुप। अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग कुछ मेटेलिक फ्लोराइड का यूज करते हैं। ध्यान रखना, जो मेटेलिक फ्लोराइड में, मेटेलिक जो फ्लोराइड तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, उस मेटेलिक फ्लोराइड में जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब मेटल्स किससे बिलोंग करते हैं? D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट SB, ठीक है। आई बात समझ में? एक्सेप्ट SB क्या है? इसको बोला जाता है एंटीमनी। और एंटीमनी आपके सोच से परे, ये D ब्लॉक से नहीं, ये P ब्लॉक से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से ही बढ़ जाए कि स्वार्ट्स रिएक्शन में जो मेटालिक क्लोराइड यूज होता है वो सारे के सारे D ब्लॉक के एलिमेंट यूज होते हैं। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो D ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता है? ठीक है, तो SB बोले तो एंटीमनी। एंटीमनी एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटालिक फ्लोराइड के फॉर्म में यूज किया जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन में, एक्सेप्ट D ब्लॉक, ठीक है। रिएक्शन कैसे समझोगे? यस, CH3Br ले रखा है, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ CH3Br लिया, और मेटालिक फ्लोराइड में तुम AgF ले लो, ठीक है, और COF2 ले लो, HgF2 ले लो, ये सारे के सारे मेटालिक फ्लोराइड है ना। एक और ग्रुप कौन सा था? Sb वाला एंटीमनी, SbF3, SbF3
ठीक है। तो इन सब के केस में एक तो है कि डेफिनेटली RF तो बनना ही है, यानी जो यहाँ पे R ग्रुप ले रहे हो उसके साथ फ्लोरीन ग्रुप लगा दो, उसके साथ फ्लोरीन ग्रुप लगा दो, ये CH3 F हमने बना लिया। और साथ में क्या करने वाला है, ये Ag के साथ जो Br ले रहे हो, ये जो भी ग्रुप ले रहे हो, Cl ले रहे हो तो Cl वो यहाँ से निकल जाएगा, तो Ag Br बाहर आ जाएगा। अब मेरे तरफ से एक नोट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे बच्चे, एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर F1 यूज किया गया, यहाँ दो और यहाँ पे 3। रीजन क्या है, इसके पास +1 का चार्ज होता है, इसके पास +2 का चार्ज होता है, इसलिए 2 F बैलेंस कर रहा है, इसके पास भी +2 का चार्ज होता है, इसलिए 2 F बैलेंस कर रहा है, और एंटी मनी के पास +3 का चार्ज होता है, इसलिए 3 F बैलेंस कर रहा है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आंसर लिखना हो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं इस तरीके से आपको दे दूं क्वेश्चन, Br है और यहाँ पर मैं अगर HgF2 आपको देता हूं और पूछ रहा हूं बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ऑप्शन बना देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर A, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन B, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 2। ऑप्शन नंबर C, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर D नॉन। तो क्या आंसर करोगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो Hg पे +2 का चार्ज है तो F पे तो -2 होगी, 2 F है। इस 2 F को बैलेंस करने के लिए हमने अल्काइल ग्रुप का 2 लेना है कंपाउंड, तो बनने को ये भी बनेगा, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर हमारा ये हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है बच्चों के जो ध्यान नहीं देते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस में तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे खेल लेता है, ठीक है, और तुम उदास होकर के घर पे आ जाते हो और कहते हो केमिस्ट्री का पेपर खराब गया। एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो। मैं यहाँ पे सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं कर रहा, मैं एंट्रेंस की भी बात कर रहा हूँ, नीट और जेई की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज को 4 से 5 बार रट डालो, 4 से 5 बार कम से कम पीवाईक्यू सॉल्व करो। नीट देने जा रहे हो, जेई देने जा रहे हो, 4 से 5 बार पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, क्योंकि वही फॉर्मेट हमेशा रहता है, वही डिजिट्स होते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपसे बस खेलते रहते हैं एग्जामिनर, आप बेवजह परेशान होते रहते हो। किन के 4 से 5 बार पीवाई को रट डालो, पीवाई को सॉल्व करो, बार 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 सॉल्व करके देखो कितना टाइम रिड्यूस हो रहा है, कितने टाइम पे पहले किया था, अब कितने टाइम पे कर रहे हो, और कितना टाइम कम लग रहा है। जितना कम टाइम लगेगा, जितनी स्पीड बढ़ेगी, जितना एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतने ही सिलेक्शन के करीब पहुंचते हो आप। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, झूठा दिलासा नहीं दूंगा, उतने सिलेक्शन के करीब पहुंचते हो, ठीक है। देयर आर 20 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन नीट एग्जाम एंड जेई एग्जाम्स, उसमें से निकलते कितने हैं? बहुत ही कम रेट परसेंटेज में निकलते हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, स्पीड, एक्यूरेसी। कॉम्पिटिशन्स में बच्चा ज्ञान का भंडार नहीं चलता है, स्पीड एक्यूरेसी चलता है, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से करो, 4 से 5 बार पीवाईक्यू कर लो, वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस करो, सिमिलर क्वेश्चन ना करो, वेरिएबल क्वेश्चन करो जिसमें हर कुछ सीखने को मिले, हर चीज में सीखने को मिले। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी नीट के एग्जाम में लगभग आपके पास अभी जैन चल रहा है ना, जैन भी लास्ट है, तो फेब मार्च अप्रैल 3 महीने नहीं 90 डेज है, बहुत टाइम है अभी भी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 60 डेज का सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। और उसमें हम क्या है ना, अभी देखो थ्योरी तो मैं 12th में ही पढ़ा रहा हूँ, और ये बहुत नीट लेवल तक ही पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये नहीं कि 12th है, ये नीट और जेई सब इंक्लूड है, क्योंकि एनसीईआरटी प्रॉपर चला रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो अभी जो मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, लगभग 50 या 60 दिन का सीरीज लेकर आऊंगा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, 20-25 क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आऊंगा नीट और जेई से रिलेटेड, ठीक है। और उन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हम कराने वाले हैं, हमारा सीरीज का नाम होने वाला है कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकालेंगे और उसमें आपको बताएंगे कितना जल्दी और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें। तो अगर आप चाहते हो कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन का सीरीज, तो वोट करना, यानी कि कमेंट करना और बताना कि सच में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर खत्म हो गया हमारा। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी हैं, हो जाएगा, करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, रह रहा था, मुझे लगा खत्म हो गया। चलिए फटाफट करते सॉल्व, है ना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है OH प्लस में SOCl2 है, क्या बनेगा भाई, ये क्या बनाता है, प्योर अल्काइल हाइड्राइड बनाता है, प्योर अल्काइल हाइड्राइड, कुछ नहीं करना। R के साथ SOCl2 यूज हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, Cl ग्रुप लग जाएगा, OH हट जाएगा, ठीक है, और एक HCl बाहर निकल जाएगा और एक SO2 बाहर निकल जाएगा, दोनों स्केप्ड हो जाएंगे गैस स्टेट में, और प्रोडक्ट ये बन जाएगा। याद है ना, पक्का याद है ना, पक्का याद है। एक H यहाँ से निकलेगा, एक Cl को लेकर के बाहर निकल गया,
बचा एक SO और ये ऑक्सीजन, निकल गया SO2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, यस, मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CH2 CH3 और साथ में क्या यूज कर रहे हो, Br2, और प्रेजेंस इसका है UV लाइट, यानी कि यहाँ पर हेलोजिनेशन होने वाला है। और इसके साथ क्या लगा रखा है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, O2N, नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है। हालांकि नाइट्रो ग्रुप क्या है ना, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ऐड करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक के लिए अच्छा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए बुरा होता है। वो बाद में बात करना कि क्या है इलेक्ट्रोफिलिक, क्या है न्यूक्लियोफिलिक, नेक्स्ट क्लास में बता, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा SN1 SN2 होने वाला है ना, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि देखो यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, हेलोजिनेशन हो रहा है। हेलोजिनेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे हेलोजन निकलना आसान हो, इजिली हो, और प्रोडक्ट क्या बन रहा हो, स्टेबल बन रहा हो। तो मुझे स्पेस चाहिए बेटा, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर देता हूँ, है ना, बता दिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर रहा हूँ इसको, इसको रफ कर रहा हूँ, देखो क्या होना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। अगर यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एज इट इज एज इट इज एज इट इज, NO2 एज इट इज लगा दो। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो CH और Br लग जाएगा यहाँ पे, और CH3 यहाँ पे प्लस में। अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये एज इट इज, NO2 एज इट इज, CH2 एज इट इज, और अगर CH2 से निकलता है एक तो Br लग जाएगा यहाँ पे, और दोनों का HCl बाहर। अब बताओ मुझे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, बताइए। ब्रोमीन यहाँ पर है, ये अपने आप में एक R ग्रुप, और ये अपने आप में दूसरा R ग्रुप। ये कैसा है 2 डिग्री, और ये कैसा है 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A या B, A, क्योंकि मार्कोनिकॉस रूल क्या बनाता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा आप खुद ट्राई करोगे, आसान है। चौथा देखो, CH3 CH2 Br, साथ में क्या है NaI, क्या समझाया था, NaI जैसे ही दिखे क्या समझ जाओगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो Br निकल जाएगा Na के साथ, और आयोडीन जाके लग जाएगा CH3 CH2 और ये I, तो RI बन जाएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फोर्थ फिफ्थ भी करा दिया मैंने, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ्स रूल पे ट्राई करोगे, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल पे ट्राई करोगे, क्लियर, होमवर्क। पढ़िए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। लो पहला हेलोजन एक्सचेंज मेथड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, साफ पता लग रहा है। क्यों, सोडियम आयोडाइड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलोजन एक्सचेंज मेथड एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, क्या ले रखा है कंपाउंड में, CH3 CH2 CH2 CH3, बताओ, ठीक है। और क्या बना रहे हैं, एक Cl यहाँ लगा रहे हैं और एक Cl बीच में लगा रहे हैं। साफ पता लग रहा है कि दो Cl का ग्रुप का एडिशन हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला होगा तो यहाँ लगा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन लगाया होगा तो यहाँ लगा दिया, है ना। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, क्या है, यहाँ हो रहा है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। आंसर इज फर्स्ट। समझ आ रहा है, करा दिया इसलिए फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है और तुम्हें पता भी है ये सब चीजें। चलिए ये बताइए, ए क्या बनेगा, क्या है HCl। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे, एल्कीन को तोड़ो, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं ज्यादा हाइड्रोजन लगाओ, जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, हाइड्रोजन वहीं जाएगा, और जहां हाइड्रोजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के बजाय वहां पर नेगेटिव ग्रुप जाएगा, जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या बनने वाला प्रोडक्ट, CH2 CH CH3 और ये Cl। कौन सा ऑप्शन है, मैच करो, मैच करना, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ लगा दिया फालतू में, ये 1 डिग्री बन गया, ठीक है। और
ये बन गया है, अरे वाह 2 डिग्री बन गया, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड था ही नहीं, तो यहाँ लग कैसे सकता है? अरे वाह, कुछ भी कुछ भी, यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ लग जाए। हेलोजिनेशन करवा दिया इन्होंने तो। मेरे बच्चे तो बहुत समझदार है, आंसर तो यूं मारेंगे, ऑप्शन पे भी हंस रहे होंगे, है ना बच्चों? तो आंसर इज थर्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बोर कर लिया आपको मैंने, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, नॉट मी। शेयर इट विद नीडेड वन। बाय बाय, टेक केयर।